हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो है हमारा टेंस का सेकंड पार्ट होगा। यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हूँ, जाकर उसको देख लें, क्योंकि मैंने उसमें टेंस के पूरे टाइप्स को बताया है और फर्स्ट टाइप से इंडेफिनिट का उसमें डिटेल से समझे हैं। तो अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कंटिन्यूअस, इसका टेंस का सेकंड पार्ट कंटिन्यूअस, या इसी को बोला जाता है प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखता हूं। तो किसी भी टेंस में स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। अब देखो, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों टेंस बस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। बाकी सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, एम या फिर आर, ये लगेगा आपका इज, एम, आर। उसके बाद जो मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगा, उसमें क्या रहेगा? इसमें मेन वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा, साथ में उसमें क्या लगेगा? आईएनजी। मेन वर्ब में क्या रहेगा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और आईएनजी, मतलब वर्ब में क्या लगा रहेगा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नियम क्या कहता है? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो क्या लगेगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर। अब देखो यहाँ पे इज, एम, आर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। तो आप सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि इज जो होता है वो एक वचन के साथ लगेगा। ठीक है, सिंगुलर नंबर, एक वचन में क्या आ जाएगा? ही, सी और इट, इन सभी के साथ क्या लगेगा? इज। और एम किसके साथ लगता है? सबको पता है एम किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। और आर जो किसके साथ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आर, ये लगेगा बहुवचन के साथ। ठीक है, ये लगेगा आपका बहुवचन के साथ। और किसके साथ लगेगा? यू और वी या फिर दे, इन सभी के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? इसमें हमेशा मुख्य क्रिया का मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग होगा? फर्स्ट फॉर्म, प्लस मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, जो इसका तीसरा नियम कहता है वो क्या कहता है? तीसरा नियम, जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब हम सकारात्मक वाक्य का नकारात्मक वाक्य में चेंज करेंगे, कौन सा टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो निगेटिव बनाते समय क्या ध्यान रखना है? सॉरी, कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगा, मतलब इज, एम और आर, इसके बाद हमको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। निगेटिव वाक्य जब भी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। और जब हम क्या बनाए? जब हम इंट्रोगेटिव बनाए, प्रश्नात्मक बनाए, तब क्या लगाना है? जो इज, एम, आर है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको क्या कर देना है? सेंटेंस के पहले लिख देना है। ठीक है, सेंटेंस के पहले, मतलब वाक्य के पहले लिखेंगे, उसके बाद ही क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा है। तो इंट्रोगेटिव जब भी बनाओगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब को सामने में लिखना है प्लस सब्जेक्ट। अब चलो इसके कुछ, अब देखो पहचान क्या होता है, इसका पहचानने का तरीका क्या है? इसको वाक्य के अंत में क्या आएगा? वाक्य के अंत में आता है इसमें रहा होगा, सॉरी, रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, ये सभी आता है, मतलब कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार काम चलेगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक आध एग्जाम्पल ले लो आप, कुछ भी ले ले। तो जैसे कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, रहा है वाक्य के अंत में रहा है ना? तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग लिए हैं। चलो अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, अफर्मेटिव में, सकारात्मक वाक्य में इसका ट्रांसलेट कर दें। तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब लड़का है, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे? ही। ठीक है, अब ही तो सब्जेक्ट लिख दिए ना, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या लगेगा? इज लगेगा। तो ही इज, उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो देखो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। तो रीड हो जाएगा, READ। साथ में मेन वर्ब में क्या लगाना है? ING, मतलब ये हो जाएगा रीडिंग। ING लगेगा तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो ही इज रीडिंग बुक, किसको पढ़ रहा है? बुक को पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग बुक। इस प्रकार से इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यदि हमको इसका निगेटिव वाक्य बनाना हो तो निगेटिव वाक्य कैसे बनेगा?
तो हम क्या पढ़े, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। बहुत ही सरल है। यदि आपको पहले से हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो क्या करना है, निगेटिव वाक्य जब भी बनाओगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देना है। तो ही इज नॉट रीडिंग, READING, रीडिंग बुक। देखो मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी से चल रहे हैं। जब निगेटिव वाक्य बन गया, अब इसके बाद देखो इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव जब भी बनाएंगे, प्रश्नात्मक जब भी बनाएंगे तो क्या करते हैं, जो देखो अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब को सामने में लिख देना है। तो हेल्पिंग वर्ब को सामने में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ही है तो इज ही, उसके बाद हो जाएगा रीडिंग, READING, रीडिंग, उसके बाद बुक, उसके बाद सबसे मेन पॉइंट है लास्ट में क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो अधूरा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये हो गया सब्जेक्ट, ये कुछ नियम हो गए, इसके पहचान है, इसका एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे अफर्मेटिव भी हो गया, यहाँ पे निगेटिव भी हो गया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो गया, तो तीनों रूप में मैं बता दिया हूँ। चलो इसके बाद चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब भूतकाल लगातार, ठीक है, या लगातार भूतकाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होता है, सबसे पहले लगता है, क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, वाज या वेयर जो होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, वाज या वेयर। उसके बाद जो मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगा, उसका फर्स्ट फॉर्म, साथ में उसमें क्या लगता है, ING लगाना है। मेन वर्ब में क्या लगाना है, ING लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो ये सूत्र हो गया। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, जहां तुमको कंटिन्यूअस दिखाई दे तो क्या करना है, कंटिन्यूअस जहां दिखाई देता है मतलब वर्ब में क्या लगा देना है, ING लगा देना है। तो इसमें बस क्या ध्यान रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिले, पास्ट कंटिन्यूअस मिले और फ्यूचर कंटिन्यूअस मिले तो केवल इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ही ध्यान रखने वाली बात है, बाकी मेन वर्ब में क्या लगा देना है, ING। तो चलो इसके बाद अब इसके कुछ नियम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। तो पहला नियम इसमें क्या होगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो क्या यूज होगा, वाज या वेयर यूज होगा, ठीक है। अब आपको पता होनी चाहिए कि वाज किसके साथ लगेगा, तो जो भी एक वचन है जैसे कि ही, सी, इट, इन सबके साथ क्या लगाना है, वाज लगाना है। ही, सी, इट एक वचन के साथ क्या लगा देना है, वाज। और जो वेयर लगेगा वो बहुवचन के साथ लगेगा, ठीक है, बहुवचन या फिर अच्छा सॉरी आई के साथ भी क्या लगाना है, वाज लगाना है, ठीक है। आई के साथ भी क्या लगेगा, वाज लगेगा। बाकी यू है, दे है, इन सबके साथ क्या लगेगा, और वी है, वी हम, इन सबके साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि एक वचन ही, सी, इट या फिर आई है उसके साथ वाज लगेगा। बहुवचन यू, बहुवचन एक वचन मतलब कोई भी पर्सन, कोई व्यक्ति का नाम है तो एक वचन में आ जाएगा, बहुवचन में आपको पता है बहुवचन, ठीक है। तो यू, दे या फिर वी, तो इनके साथ रहेगा वेयर, ठीक है। तो ये सब कॉमन सी बात है, लेकिन कुछ लोग को मालूम नहीं रह पाता, तो इसका मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होगा इसका, दूसरा नियम यही है कि अब देखो दूसरा नियम को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो हम पहले बता दिए हैं कि इसमें वर्ब में ING लगेगा, तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा। तो डायरेक्ट चलते हैं निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो निगेटिव जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो मैं आज भी लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो क्या बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाए, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक बनाए, तो क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सेंटेंस के पहले लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। चलो इसका पहचान क्या होगा, तो पहचान के लिए हमको वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, वाक्य के अंत में आना चाहिए रहा था, है ना, रही थी और रहे थे, ये सभी आएगा तो पहचान लोगे कि कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो चलो इसका अब हम क्या देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका उदाहरण, जिसके वाक्य के अंत में क्या है, रहा था, रही थी। तो हिंदी में देखो आप क्या आएगा, जैसे कि इसी का बना देते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था। चलो इसको आप अफर्मेटिव में चेंज करो इंग्लिश में, तो वह पुस्तक पढ़ रहा था, लड़का है तो वह के लिए क्या यूज होगा, सब्जेक्ट ही। सब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगता है, या तो वास लगेगा या वेयर, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, तो सब्जेक्ट ही है तो क्या लगेगा, यहाँ पर वास लगेगा। तो ही वास, उसके बाद पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद इसको पढ़ रहा है, बुक को पढ़ रहा है, इसका लास्ट में क्या लगा देना है, बुक, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि हमको इसका निगेटिव सेंटेंस में बोलता है चेंज द निगेटिव, तो क्या करना है, हम अपने को जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाते हैं तो निगेटिव बन जाता है, तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा ही,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है वास, उसके बाद क्या लगा देना है नॉट, उसके बाद रीडिंग, लास्ट में क्या आ जाएगा बुक। ठीक है, जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाए मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाए तो क्या बनेगा, जो इसका बना रहे अफर्मेटिव का, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठा के सामने में लिख दो, तो वास पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ही, उसके बाद रीडिंग READING रीडिंग, उसके बाद बुक, और लास्ट में क्या लगा देना है क्वेश्चन मार्क लगा देना है जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तब। तो कुछ इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो चलो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस का देखते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद इसमें ध्यान रखना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, या तो विल भी लगेगा या फिर शैल भी लगेगा। ठीक है, अब इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं जब हम इंडेफिनिट पढ़े थे कि विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है, और इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा ING लगेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल भी या शैल भी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो इसका कुछ नियम देख लेते हैं। नियम क्या है, पहला जो नियम है वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा विल बी या फिर शैल बी प्रयोग होगा, लेकिन अब विल किसके साथ लगेगा शैल किसके साथ लगेगा तो वो तो पता ही आपको। विल हमेशा देखो, एक चीज मैं क्या बताया था आप लोगों को इससे पहले वीडियो में फर्स्ट भाग में हम लोग पढ़े थे कि केवल और केवल शैल को याद रखना है, केवल और केवल किसको याद रखना है शैल। शैल हमेशा किसके साथ लगता है, शैल हमेशा या तो आई के साथ लगेगा या फिर वी के साथ। यदि सब्जेक्ट में आपको आई दिखे और वी दिखे तभी क्या लगाएंगे शैल, अदरवाइज कुछ भी दिखाई दे सब्जेक्ट में तो क्या रहेगा विल रहेगा। ठीक है, तो वो उस नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पर नियम में इसको ऐड कर सकते हो। चलो दूसरा नियम देखते हैं, यदि हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या बनाए यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाए, इसको हमें याद रखना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, और निगेटिव वाक्य बनाते हैं तो क्या करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है विल भी है, तो देखना विल बी के बाद नॉट लगाएं क्या, नहीं गलत हो जाएगा, हमको विल और बी के बीच में नॉट लगाना है। तो ये हो जाएगा विल, पहले लिखेंगे विल के बाद लगाएंगे, चलो ऐसे कर देता हूं मैं विल या शैल। यदि अगर आपका सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल लगेगा, यदि विल लगता है तो विल के बाद नॉट लगाओगे फिर भी लगाओगे, यदि हेल्पिंग वर्ब शैल लगता है तो शैल के बाद नॉट लगाओगे उसके बाद प्लस बी, ऐसे बनेगा, समझ में आया। तो पहले विल या शैल उसके बाद नॉट लगेगा उसके बाद आएगा बी, तो कहने का मतलब विल या शैल के बाद नॉट लगाना है उसके बाद बी। ठीक है, तो शैल या विल के बी मतलब विल या शैल और बी दोनों के बीच में क्या लगाना है नॉट लगाना है। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा ये निगेटिव सेंटेंस। तीसरा देखो इसका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक। तो प्रश्नात्मक में क्या करेंगे, विल बी को सामने में देखेंगे क्या, हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सामने में रखते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल बी दोनों कंबाइंड रूप में है, तो क्या करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि हेल्पिंग वर्ब में विल लगता है तो विल को सामने में रखोगे, शैल लगता है तो शैल को सामने में रखना है, बी को सामने में नहीं रखना है, ध्यान रखना। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं विल या फिर शैल, ये दोनों सब्जेक्ट के पहले लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा बी लगेगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो विल या शैल लगता है तो विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट प्लस बाद में लगाना है बी प्लस वर्ब का जो भी वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा ऐसा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका नियम। अब चलो एक इसका पहचान तो बचा है, पहचान देख लेते हैं क्या ऐसा है पहचान। तो पहचान क्या है हिंदी में, तो इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी आता है। ठीक है, तो चलो ये पहचान भी होगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले एग्जांपल, चलो इसी का ले लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, रहा होगा बन जाएगा। तो इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं सकारात्मक वाक्य में, तो वह ही हो जाएगा। अब देखो ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है या शैल लगता है, तो मैं बताया हूं शैल, केवल एक चीज को याद रखोगे शैल को, आई और वी दिखे सब्जेक्ट में, यदि आपको आई और वी दिखे तभी शैल लगाओगे, अदरवाइज कुछ भी दिखे सब्जेक्ट में तो क्या लगाना है विल लगाना है, आंख मूंद के लगा दो विल। ठीक है, उसके बाद विल के बाद क्या लगाना है बी, तो ही विल बी, उसके बाद रीडिंग READING रीडिंग, उसके बाद आ जाएगा बुक। ठीक है,
ही विल बी रीडिंग बुक। ये बन गया आपका अफर्मेटिव। जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाए तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? निगेटिव सेंटेंस बनेगा ऐसे, देखो ध्यान से, ही उसके बाद लगाना है विल, और विल के बाद लगाना है नॉट, नॉट के बाद लगाना है बी, उसके बाद आ जाएगा रीडिंग, READING रीडिंग, उसके बाद आ जाएगा बुक। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो ही विल मतलब कहने का मतलब यह है कि विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, ठीक है, तब वो निगेटिव बनेगा, बाकी सब सेम रहेगा। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाए, तो क्या करना है, इसका बनाया अफर्मेटिव का, तो विल बस को सामने में रखना है। किसको रखना है सामने में? विल को। तो विल को सामने में रख दे। उसके बाद क्या आ जाएगा? ही, तो विल ही, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद रीडिंग, READING रीडिंग, उसके बाद आ जाएगा बुक, और लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलो इसमें आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप खुद करेंगे। जैसे कि सीता, इसका हो जाएगा सीता गाना गा रही होगी। सीता गाना गा रही होगी, इसमें सीता गाना गा रही थी, इसमें सीता गाना गा रही है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद करेंगे, इसको बनाकर देखेंगे। तो आई होप आपको ये टेंस कंटिन्यूअस समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट भाग 3 पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, परफेक्ट टेंस का तीनों रूप, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू।